ट्रंप लगातार अपनी मनमानी किए जा रहे हैं, एक देश के राष्ट्रपति को उठा लेते हैं, एक देश के अंदर आग लगवा देते हैं, जंगल फूंक देते हैं, और तो और हद तो तब हो जाती है जब रूसी जहाजों को रोक लेते हैं। इससे इन दोनों ने मिलकर के कुछ सलाह मशविरा किया कि भैया अगर ऐसा रहा तो अटलांटिक ओशियन तो भूल जाओ, अमेरिका हमें यहां जाने नहीं देगा, और हमें अगर रुकना है तो हमें वापस से अपनी शक्ति को एकत्र करना होगा। परिणाम निकलता है चीन, रूस और ईरान तीनों मिलते हैं अटलांटिक ओशियन में, साउथ अफ्रीका के पास पहुंचते हैं, कहते हैं ब्रदर तुम तो हमारे अपने हो, क्यों ना मिलकर के अपन सब लोग एक बार तैयारी कर ही लें कि अगर समुद्र के अंदर अमेरिका से लड़ना पड़ा तो कैसे लड़ेंगे। बस इसी को लेकर हेडलाइंस बनना शुरू होती हैं। चीन के, रूस के और ईरान के वॉरशिप तैनात हो जाते हैं साउथ अफ्रीका में और शुरू हो जाता है जंग का अभ्यास। जी हां साथियों, और यह जंग केवल इस बात की कि अगर अटलांटिक ओशियन से गुजरते हुए जहाजों को अमेरिका ने रोका तो उसे कैसे रोका जाएगा। बस इसी को लेकर के हेडलाइंस बनना शुरू होती हैं। चाइना, रशिया, ईरान ज्वाइन साउथ अफ्रीका फॉर नेवल ड्रीव एज टेंशन रन हाई। दुनिया भर के अखबारों में एक ही खबर, इन देशों में सबसे ऊपर ईरान, जिसके यहां भयंकर आग लगी है, चर्चा सबकी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है आप सभी साथियों से कि हम आप लोगों के लिए दिन पे दिन बेहतरीन कंटेंट, वेल रिसर्च कंटेंट लेकर आते हैं और आपको YouTube का एक स्टैटिक्स दिखाते हैं। संभवतया आपको मेरी अपील का कोई मतलब समझ में आएगा। साथियों, मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि आप में से जो लिसनर्स हैं मेरे, उनमें से 44% लिसनर ऐसे हैं जिन्होंने हमारे सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये YouTube का एल्गोरिदम है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 44%, लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो हमारा सेशन सुनते हैं लेकिन सुनने के बाद भी बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। ऑन एन एवरेज मेरा सेशन 20 मिनट से ऊपर का होता है, लेकिन सब्सक्राइब करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लगभग 0.19 सेकंड लगता है क्लिक करने में, जिसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन फिर भी आप मेरी अगर सुनवाई नहीं करते तो यह थोड़ा दुख देता है। अगर आप सहयोग करते हैं जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। खैर, यह सत्य है, बाकी आपकी मर्जी है। साथियों कि चीन, रशिया और ईरान के वॉरशिप इस समय साउथ अफ्रीका के अंदर एक हफ्ते की नेवल ड्रिल के लिए इकट्ठा हो गए हैं और उद्देश्य है सीजर ऑफ सेवरल ऑयल टैंकर्स जो वेनेजुएला के हाल हुए उनको रोकने के लिए, सेफ गार्ड वाइटल शिपिंग लेन्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये पूरे ऑपरेशंस जिस वजह से हो रहे हैं उनके केंद्र में केवल यह है कि भैया जिस तरह से इस रास्ते में हाल ही में हमारे जहाज रोके गए, उनसे हमें निकलना होगा, बचना होगा। आपको याद तो होगा ही, मैंने पिछले सेशन में ही आपको बताया है कि कैसे एक ईरान के पास से चले हुए जहाज को अमेरिका ने वेनेजुएला जाने से पहले रोका, जिसका नाम बेला 1 था। फिर ये यहां जाने से बच करके निकलने लगा और जब यहां पर पहुंचा एक रूसी जहाज तो अमेरिकियों ने उस रूसी जहाज को पकड़ लिया। हमने कल के सेशन में आपको बताया था, इससे रूस और अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ गई थी क्योंकि यहां पर रूस ने उसे अपना जहाज क्लेम किया और यूएस ने उसे वेनेजुएला की शैडो फ्लीट कहकर रोक लिया। मेरे प्यारे साथियों, जहाज सबका होता है। हाई सी में सभी देश अपने जहाज लेकर चल सकते हैं और उसमें सभी देश अपने जहाज लेकर चल सकते हैं। ऐसे में जब रूसी जहाज को अमेरिका ने यह कहकर रोक लिया कि ये तो वेनेजुएला के नाम पर चल रहा था, हमारे सामने झूठ बोल करके निकल रहा था, इससे इस जगह पर टेंशन बढ़ने लगी। हालात इतने बिगड़े कि रूस की सबमरीन तक यहां तक पहुंच गई, डिस्ट्रॉयर खड़े हो गए। लगने लगा कि अमेरिका और रूस एक दूसरे के आमने सामने युद्ध के स्तर पर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी रूस की समझदारी से एक बड़ा हमला रुक गया। लेकिन ट्रंप यहां रुकने वाले नहीं हैं। वो लगातार दुनिया भर में दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं। ताजा दिक्कत उन्होंने ईरान में खड़ी की है। ईरान में जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं। यहां पर जो खमने की सरकार है उसको उखाड़ फेंकने की पूरी तैयारी चल रही है। ऐसे में ईरान और जितने भी प्रताड़ित देश हैं अमेरिका से, उन्होंने लगभग एका करने का सोच लिया है, ऐसा लग रहा है। रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और ईरान, ये चारों देश मिलते हैं अटलांटिक ओशियन के इस किनारे पर, क्योंकि यहां से इन्हें वेनेजुएला बिल्कुल नजदीक दिखता है। बोले एक बार अपन इस जगह पर आइए और अभ्यास कर लेते हैं। यही हुआ। साउथ अफ्रीका के केप टाउन के पास इन सब ने अपनी अपनी नेवीज को इकट्ठा किया। इस अटलांटिक ओशियन में इन्होंने अभ्यास शुरू किया कि यदि अमेरिका ऐसा करेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा चीन के साथ रूट यूज में होता है यूरोप का, या तो वो स्वेज कैनाल के थ्रू होता है, यानी कि अटलांटिक सी से होता हुआ जिब्राल्टर स्ट्रेट, मेडिटेरेनियन सी, स्वेज कैनाल, और फिर यहां से बाबे मंडल होते हुए या तो इंडियन ओशियन के थ्रू होते हुए मलक्का स्ट्रेट से होता है, या फिर
यहां से अटलांटिक ओशन से होता हुआ साउथ अटलांटिक ओशन, केप ऑफ गुड होप होते हुए इंडियन ओशन से होते हुए मलक्का स्ट्रेट और फिर चाइना। इन सभी ट्रेड रूट्स में से जब ये रूट बाधित होता है तो सबसे ज्यादा केप ऑफ गुड होप वाला होता है। अंग्रेज भी जब सबसे पहले भारत आए थे तो वो जिस रूट के थ्रू भारत पहुंचे थे या भारत को जिस रूट के थ्रू उन्होंने मतलब ट्रैक किया था वो यही केप ऑफ गुड होप था। दुनिया भर के यूरोपियंस इंडिया की तरफ जब आए या एशिया की तरफ जब आए तो केप ऑफ गुड होप होते हुए ही आए थे। इसी रास्ते के आसपास यहीं पर अब तैयारी चल रही है। अटलांटिक ओशियन के अंदर रूस, चाइना, साउथ अफ्रीका और ईरान के नेवल जहाज यहां पर आकर खड़े हो गए हैं। केप टाउन के अंदर सैमोइन टाउन करके एक जगह है, वहां पर एक अभ्यास किया जा रहा है और उसका नाम रखा गया है विल फॉर पीस 2026। और यह पहली बार है जब ब्रिक्स प्लस नेशंस आपस में इकट्ठे हुए हैं। ये ब्रिक्स प्लस नेशंस क्या है मैं ये भी बता देता हूं। आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2009 के अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना इनने मिलकर ब्रिक का निर्माण किया था। 2010 के अंदर यहां पर शामिल हुआ था साउथ अफ्रीका, बन गया था ब्रिक्स। और उस ब्रिक्स में अब 5 देशों के अलावा अन्य 5 देश और जुड़ चुके हैं। उनकी वजह से यह ब्रिक्स प्लस कहलाता है। ब्रिक्स प्लस देशों में फिलहाल जो है वो यहां पर रशिया इकट्ठा हो रहा है, चाइना है, यहां पर साउथ अफ्रीका है और ईरान है। ईरान कहां से आया? तो ईरान ब्रिक्स प्लस देशों का मेंबर है। इन सबके इकट्ठे होने से विल फॉर पीस 2026 शुरू हो रहा है। आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न बनना शुरू होगा कि ब्रिक्स प्लस नाम दे दिया तो यहां से ब्राजील कहां चला गया, इंडिया कहां चला गया? इन 2 देशों का क्या अपडेट है, यह अपडेट भी मैं आपको आगे दूंगा। फिलहाल के लिए सबकी नेवीज जो इकट्ठा हुई हैं उन्हें आप देख लें। सिमोन टाउन के अंदर एक्सरसाइज विल फॉर पीस के लिए एकत्र हुए जो नेवल के सैनिक हैं उन्हें आप यहां पर देख सकते हैं। ये नेवी के सैनिक हैं। अफ्रीका में इनका स्वागत हो रहा है। यहां पर नेवल वेसल ले लेकर के ये सब पहुंचे हुए हैं। साउथ अफ्रीका इनका वेलकम कर रहा है। सभी के जहाज, चीनी जहाज यहां पर दिख रहे हैं, रशियन जहाज दिख रहे हैं, रशियन और ईरानियन लोग यहां पर एक साथ दिख रहे हैं। बड़े स्केल पर नेवल जहाज, डेस्ट्रॉयर्स लेकर के ये यहां पर पहुंच गए हैं और इनका स्वागत हो रहा है इस अंदाज में कि भाई अगर हमारे जहाजों को अगर अमेरिका ने रोका, इस ट्रेड रूट को बाधित किया तो हम लोग क्या कर सकते हैं उससे निपटने के लिए। सब देशों की तैयारी और सबकी स्ट्रेटेजिकल मीटिंग होते हुए कुछ तस्वीरें बाहर आती हैं। इस एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको पहले एक बार और जानकारी दे देता हूं। जब G20 बैठक को साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा था, जिसे अमेरिका नहीं चाहता था कि यह होस्ट करे, उस समय पर यह विल ऑफ पीस जो है ना ये होने वाली थी। ये जो ये वाली जो एक्सरसाइज है ये उस समय पर होने वाली थी, लेकिन इस एक्सरसाइज को, विल फॉर पीस वाली जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को G20 को प्राथमिकता देते हुए इन्होंने रोक दिया था। इन्होंने कहा पहले G20 करा लेता हूं, पहले ही अमेरिका चिढ़ा पड़ा है, वो हमारे यहां आने से वैसे ही मना कर रहा है, एक बार इसे करा लेते हैं उसके बाद देखा जाएगा। तो इन्होंने इस एक्सरसाइज को इस महीने एक्सटेंड कर दिया था, तभी जाकर के ये जनवरी के अंदर एक्सरसाइज होना शुरू हुई। पहले ये एक्सरसाइज केवल अभ्यास था, यानी कि एक नेवल अभ्यास था, लेकिन अब ये मैरीटाइम रूट को सिक्योर करने के लिए जरूरत बन गया है। ऐसे में हेडलाइन बनती है कि ब्रिक्स मेंबर्स टू होल्ड जॉइंट ड्रिल नियर साउथ अफ्रीका, ऐसा चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री कहती है। पहले भी ब्रिक्स के ये देश मिलकर के 1-2 बार मीटिंग किए हैं, लेकिन ब्रिक्स प्लस देशों की यह पहली बैठक है, इसीलिए इसे फर्स्ट एवर जॉइंट नेवल ड्रिल कहा जा रहा है, जिसमें इस क्षेत्र के अंदर जो ब्रिक्स प्लस कंट्रीज हैं वो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बात करेंगे। क्योंकि जो रूसी जहाज वाला कांड हुआ उसमें था क्या कि वो ईरान से वेनेजुएला जा रहा था। तो ईरान, वेनेजुएला और रशिया, ये तीनों तो अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित देश हैं। इन तीनों ही देशों को एक साथ अमेरिका से दिक्कत थी, तो ईरान और इस रशिया इसीलिए मिल गए। और चाइना को पता है कि एक बार रशिया को काउंटर कर दिया तो अमेरिका का अगला नंबर चाइना ही होगा, वो चाइना को काउंटर करने की मेहनत करेगा। इसीलिए इन सबके साथ चर्चा हो रही है। इस बीच में आपके दिमाग में एक प्रश्न बनना लाजमी है, और वो ये कि सर एक बात बताइए, इंडिया यहां पर क्यों नहीं है, ब्राजील यहां पर क्यों नहीं है, ब्रिक्स के वो देश भी तो हैं, क्या भारत को नहीं जरूरत है कि वो जाकर के यहां पर युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट करे? देखिए पॉइंट तो एकदम आपका सही है, लेकिन आप अगर इस लाइन को ध्यान से पढ़ें जो स्पुतनिक लिख रहा है कि ये ब्रिक्स प्लस देशों का फर्स्ट एवर नेवल ड्रिल है। भारत कभी भी सैन्य गठबंधनों में शामिल नहीं हुआ है। भारत ने क्वाड का भी जब सैन्यकरण शुरू हुआ था, जिसको चाइना ने काफी क्रिटिसाइज किया था, एक्सटेंडेड नाटो जिसे कहा था, भारत उससे भी पीछे हट गया था। आपको याद होना चाहिए कि भारत हमेशा सैन्य गठबंधन से दूर रहा है। यह वो दौर था
1945 में जब नाटो का मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नाटो की तैयारियां चल रही थी, उस समय पर रशिया वालों ने सोवियत रूस के नेतृत्व में WTO वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक सैन्य गठबंधन बनाया था। लेकिन भारत ने कहा कि हम नामधारी रहेंगे, नॉन अलाइन मूवमेंट चलाएंगे, लेकिन हम किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। अमेरिका लगातार ब्रिक्स को यह कहते हुए क्रिटिसाइज करता आया है कि ये ब्रिक्स को इकोनॉमिक कॉपरेशन का गठबंधन बताते जरूर हैं, लेकिन किसी का उद्देश्य इकोनॉमिक कॉपरेशन लगता नहीं है। ये आपस में आगे चलकर एंटी अमेरिका सेंटिमेंट ही फैला रहे हैं। आपको याद होगा बीच में ब्राजील के अंदर जब इस तरह की बैठक हो रही थी, तब डी-डॉलराइजेशन की चर्चा से ट्रंप एकदम चिढ़ गए थे कि ये ब्रिक्स करेंसी बनाने के जिक्र करने वाले देश हमें हल्के में ना लें, डॉलर को हटाने के बारे में ना सोचें। तो ट्रंप को जो डर है असल में ब्रिक्स से, ये लोग वही कर रहे हैं। ये असल में सब मिलकर के ट्रंप के खिलाफ कहिए या अमेरिका के खिलाफ कहिए, सैन्य गठबंधन बना रहे हैं। भारत इस सैन्य गठबंधन में शामिल नहीं है। यह भारत की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन यह भारत का हमेशा से विश्व को लेकर रुख रहा है। वो सैन्य अभ्यास जरूर करता है, लेकिन जब वो किसी देश के खिलाफ हो रहा हो या किसी एक्टिविटी के खिलाफ हो रहा हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर हो रहा हो, तो सामान्यतया वो उससे बचता है। मैं आपको याद दिला दूं कि जो ब्रिक्स है वो बनाया इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए गया था। वर्तमान में इसके अंदर 10 से अधिक सदस्य हैं। 11वां जो मेंबर सऊदी अरब है, वो अमेरिका के डर से ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन सदस्यता के अंदर अपनी परमिशन नहीं दिया है, तो वो अटका पटका चल रहा है। अर्जेंटीना मना कर दिया है। कुल मिलाकर के ब्रिक्स के हाल वैसे भी ट्रंप के सामने कमजोर पड़े हुए हैं। ये इकट्ठा होकर ना तो डॉलर के मुकाबले कोई करेंसी लाने की हिम्मत कर पाए और ना ही ये सैन्य गठबंधन के अंदर कोई बड़ी स्ट्रेंथ रख पाए। लेकिन अब क्या करें, जब इनको तेल बेचना ही है, ईरान के पास तेल है, रूस के पास तेल है और चाइना को एक्सपोर्ट करना है। इन सभी देशों की जरूरतें समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा हैं। इन्हें पता है कि अगर हम अपने हकों के लिए नहीं लड़े तो एक दिन अमेरिका इनको घर से बाहर निकलने का भी टोल वसूल। लेकिन ये स्टैटिक्स फिर से आपको याद दिलाने का है कि मेरे प्यारे साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर 44% लिसनर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का कार्य है। सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उसे क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमें आपकी वजह से आपका समर्थन मिले। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। संभवतया आप इस काम को करके इस सेशन को भी अपनी तरफ से इज्जत बख्शेंगे। बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। इतने सारे लोग इस समय तत्कालीन रूप से लाइव हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।